अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अ फ्रेंड के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला है। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाने का ऐलान किया गया, लेकिन अतहादियों की जानिब से उस तरह से सपोर्ट नहीं मिली। पब्लिकली भी खासी तनकीद होती रही, जिसके बाद हुकूमत बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दे रही है। आज डिप्टी वज़ीर आज़म ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू की, उनका क्या कहना था, ये मुलाहिज़ा कीजिए। हमारे इत्तेहादी हैं, उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला होगा। ये आपने डार साहब को सुन लिया, डिप्टी वज़ीर आज़म है, बता रहे हैं कि अभी फैसला नहीं हुआ, इत्तेहादियों को पहले एतमाद में लेंगे, लेकिन इतना बड़ा फैसला था, मुल्क की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके ऊपर पाबंदी लगाने जा रही है हुकूमत। इसके साथ साथ आर्टिकल 6 की भी बात हुई, दीगर मुकदमात बनाने की भी बात हुई, तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया गया। एक बड़ी चार्जशीट जो है वज़ीर इत्तलात ने पेश की, किसकी ईमा पर वज़ीर इत्तलात ने ये चार्जशीट पेश की थी और अब हुकूमत क्यों बैकफुट पर जा रही है? आज के प्रोग्राम में इन्हीं सवालात के जवाब लेंगे। हमारे खुद हैं रुकन कौमी असम्बली हैं अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। शौकत बसर साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे। अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब रानमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी तीनों मौजूद मेहमानों का। बलोच साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। ये बताइएगा कि हुकूमत ने प्लान किया, वज़ीर इत्तलात आकर मीडिया पर ब्रीफिंग दे रहे हैं, एक चार्जशीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो पेश कर रहे हैं, अब बैकफुट पर जाने की रीज़न क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये है कि बैकफुट जाने वाली कोई बात नहीं है और जाहिर है कि जो भी फैसले होंगे वो हाजियों की मुशावरत के साथ और कानून और आइन के मुताबिक होंगे। देखिए, हमारे मुल्क का अलमिया है ये है कि एक से वो टोला जो कि जाहिर 2018 का इलेक्शन चोरी करके आया था और पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुआ, जिसके आने की वजह से और जिसने पाकिस्तान में आइन और कानून की धज्जियां कई दफा उड़ाई और कहीं ना कहीं से उससे सहूलतकारी मुयसर आती रही। यही वजह है कि आज वो मतलब केसेस जो कि बिल्कुल वाज़े केसेस हैं, उधर भी उनको 8-8 मिनट में 8-8 जमानतें भी मिली, दीगर फैसले भी हुए और ये कोई नई रवायत नहीं है। अदालतों के जरिए कई दफा आइन को दोबारा लिखा जाता रहा। यही वजह है कि जब आप कहते हैं कि साइफर वाले केस में फिर वो जो केस था तोशा खाना का, फिर इस तरह के और कई केसेस हैं जहाँ से रिलीफ मिला। हत्ता के 9 मई के वाकयात पे तो ये लोग जो वो टोला जो तमस्कर उड़ाता हुआ नजर आता है और खास तौर पर पाकिस्तान में आप देखें कि जिस तरह से IMF को खतूत लिखे गए कि जनाब पाकिस्तान के कर्जा ये भी आप अदालतों में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। इन्हीं अदालतों से आपकी लीडरशिप को भी इंसाफ मिला, हाल ही में मिला, वो एग्जाइल के बाद पाकिस्तान में आ रहे हैं, उनकी भी सजाएं ख़त्म हुई, जमानतें मिली, तो जुडिशरी तो वही है। देखिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि जुडिशरी में इंसाफ के तकाजे भी बेशुमार केसेस में पूरे थे। जब ये बात की जाती है कि आइन और कानून को दोबारा लिखा जाता है जरूरत नजरिया के तहत, मुझे ये बताएं कि मुशर्रफ के वक्त जब आइन में अमेंडमेंट की इजाजत तो मिली थी तो किस जगह से मिली थी? जुडिशरी के जरिए मिली थी। भुट्टो साहब को जो फांसी के ऑर्डर हुए थे वो किस जगह से हुए थे? जुडिशरी के जरिए ही हुए थे। आज जो बानी PTI को उन केसेस के अंदर जो है वो रिलीफ मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? जुडिशरी के जरिए ही मिलता है। तो जाहिर है इस वक्त जो रियासत है वो मतलब है कि वो उसके साथ बिल्कुल वो ये समझती है, रियासत के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो जहाँ पर आइन तोड़ा गया, जहाँ पर कानून तोड़ा गया, उन केसेस के अंदर जिस तरह से ट्रायल होने चाहिए, जिस तरह से इन फितनों का जो है वो कला कमा करना चाहिए, इस तरह से नहीं हो पा रहा। तो वो उसकी तो कई एक मिसालें हैं और ये अभी कहना कबल वक्त है कि कोई बैकफुट पे जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि उसका एक आइनी और कानूनी तरीका है। ये मामलात अदालतों में जाएंगे। नहीं, आईनी और कानूनी तरीका मौजूद है। वज़ीर इत्तलात जो हैं हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने ये प्लान कर लिया, ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगेगी, रेफरेंस में क्या कुछ होगा वो भी उन्होंने बता दिए। तो इतना सारा मामला करने से पहले इत्तेहादी जमातें जिनके वोटों पर आपकी हुकूमत कायम है, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, देखिए, बात ये है कि इत्तेहादी जितनी भी जमातें हैं वो यकीनी तौर पर उनको इत्मीनान में लिया जाएगा। अभी तो ये मामला काबीना में पेश है, काबीना के बाद आगे जाना है। जाहिर है जब काबीना में जाएगा तो इससे पहले जाहिर है कि इत्तेहादियों के साथ ये तमाम मामला डिस्कस होंगे और मैं समझता हूँ कि तमाम इत्तेहादी इंशाअल्लाह ताला इस मामले में साथ खड़े होंगे और इनको इत्मीनान में लिया जाएगा इस मामले में। जाती तौर पर अगर मैं एक गुजारिश करूं, जाती तौर पर
मेरी एक गुजारिश सुन लो। जाती तौर पर तो अगर एक सियासी जमात हो तो आपकी बिल्कुल ठीक है बात, पीपल पार्टी की बात ठीक है। किसी जमात पर पाबंदी लगाना या किसी भी जमात सियासी जमात के ऊपर जो है वो मतलब है कि सियासी जमातों का तो ये हक नहीं है कि उनके ऊपर पाबंदियां लगा। लेकिन मुझे बताएं कि जिस तरह से 9 मई के वाकयात हुए, जिस तरह से साइफर वाला ड्रामा रचाया गया, जिस तरह से IMF को खतीब लिखे गए, तो ये कुछ छोटी बात नहीं है। लेकिन केसेस अदालतों में है ना जी, वहां पे इसके ऊपर पूरा मामला हो रहा है। प्रोसिक्यूशन उस तरह से एविडेंस नहीं पेश कर रही होगी। अदालतें जिसके ऊपर आप देखें मामला नहीं चल रही है, वही अदालतें हैं। स्टे ऑर्डर मिले, यहीं से रिलीफ मिला ना। चलिए अदालतों में है ना मामला, अभी भी रेफरेंस भी बनाएंगे तो अदालत में जाना है ना, सुप्रीम कोर्ट में जाना है। चलिए कादिर साहब को मौका देते हैं। कादिर साहब ये बताइएगा कि अहम इत्तेहादी हुकूमत के, ऑल्दो आप काबीना में शामिल नहीं हैं, लेकिन जो आपने सपोर्ट दी उसके बदले आपने आईनी ओहदे तो ले रखे हैं, तो आपसे कोई मुशावरत नहीं हुई? इतना अहम हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था। देखिए आपके सामने है अता तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसके बाद हमारी तरफ से जो भी हमारे सीनियर लोग हैं उनकी वजाहत आ गई कि हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई है। और आज इसाक डार साहब की बयान से मजीद कंफर्म हो गई कि हमसे न MQM से कोई मुशावरत नहीं की गई है। तो पहले तो हुकूमत खुद कंफ्यूज है कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जो भी अली गौर बलोच साहब का थोड़ा बहुत जो मैं सुनना, या वैसे जो PTI का रवैया है, चाहे वो 9 मई के हवाले से हो या असेंबली तोड़ने से हो, तो यकीनन उसको जमहूरी तो आप नहीं कह सकते। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि ये जो फलां काफिर है, फलां गद्दार है, ये 77 साल से ये ड्रामे हम देख रहे हैं। मेरे ख्याल में इन चीजों से बाहर आना चाहिए। सियासी लोग ठीक है, के बहुत सारे केसेस पंजाब बिक गई और केस धड़ाधड़ खत्म होते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप नए केस दाखिल करे। लेकिन यकीनी तौर पे आइन का आर्टिकल 17(2) के मुताबिक किसी पार्टी पे पाबंदी और 15 दिन के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का। लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून, जहां वो इतनी मजबूत केसेस 9 मई के हवाले से वो साबित करने में अभी तक अपनी जो सरकारी वकील है या पुलिस की नाकामी की वजह से वो केसेस कमजोर है या खत्म होते जा रहे हैं, तो क्या इतना बड़ा जो इल्जाम लगाएंगे PTI के ऊपर वो साबित कर सकेंगे? क्या जुडिशरी उनकी बातों को मान ली जाएगी? क्योंकि शौकत बसरा साहब वकील है, हम जो वकील होते हैं हम हमेशा अदालत के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, मगर जब प्रोसिक्यूशन होता है, जिसको सरकारी वकील या पुलिस कहते हैं, जब वो केस कमजोर पेश करते हैं और अदालत के सामने 2 टके लेके सर झुकाए खड़े रहते हैं और जेन्युइन केस को भी वो साबित नहीं कर पाते, तो आगे सामने वाला बैठा हुआ जज क्या करेगा? उनके सामने जो शवाहिद आएगी उसके ऊपर फैसला करेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि 9 मई के मुकदमात की, ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि उस तरह से प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस नहीं दिए कि अदालतें जो है सजाएं दे सके। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है उस तरह से केस को जो है वो प्रोसीड नहीं कर पाई। अब असद साहब, हुकूमत ऐलान करती है, बैकफुट पे चली जाती है, आपको क्या लगता है? आप लोगों को चलो बेहतर है कि आपके पाबंदी लग रही थी, अब हुकूमत कह रही है मुशावरत करेंगे, मामला लिंगर ऑन हो गया। हुकूमत की शिकस्त का ऐलान है जी। मुस्लिम लीग नून ने ऐलान किया है कि हम हार चुके हैं, शिकस्त खा चुके हैं, और ये अमली तौर पर सरेंडर का ऐलान है। और उसकी वजह है कि आपने 9 मई के बाद हर जुल्म जबर कर लिया, लेकिन इसके बावजूद 8 फरवरी को अवाम ने बता दिया कि जान अल्लाह दी वोट खान दा, 2/3 मेजोरिटी दे दी। उसके बाद भी 6 महीने से ये जुल्म और जबर कर रहे थे, लेकिन उनका हर हरबा नाकाम हो रहा था। हमने तो कहा था चलिए शौक पूरा करें, आप हमसे, हमारे तो 1 साल से पाबंदी लगी हुई है। पहले कौन सा हमें आज़ादी है? हमें हमारे से इंतखाबी निशान छीन लिया गया, हमें कैंपेन नहीं करने देगी, कैंडिडेट तोड़ दिए गए, कहा गया इमरान खान हिस्ट्री, और जो जुल्म जबर हुआ वो आपके सामने है। मार्शाल्लाह से भी बदतरीन बुरे हालात हमारे साथ रहे। शौकत बसरा समेत हर तरीके इंसाफ के साथ जो वर्कर खड़ा है उसकी एक कहानी है, उसको छोड़ दें। हमारे यहाँ पे तो माओ बहनें बेटियां जो हैं वो सालों से जेलों में पड़ी हैं। बुशरा बेगम को बदनामे ज़माना इद्दत में निकाह वाले केस में खान साहब को ब्लैकमेल करने के लिए उनको पकड़ा हुआ है। खान साहब पर 200 मुकदमा है। लेकिन जब ये सारे हरबे नाकाम हो गए, तो जब ये सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर पाए, तो इन्होंने फैसला किया
कि हम इन पर पाबंदी लगाएंगे। हम ये कहते हैं कि ये अब शौक पूरा करें। हम इंशाल्लाह अगर ये कोई भी गैर आईनी और गैर कानूनी काम करेंगे आदिल भाई, हम उसको अदालत में लेकर जाएंगे, अदालत में चैलेंज करेंगे। हम अदालतों में अपने केस लड़ेंगे, इनकी तरह अदालतों पे हमले नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको अमली तौर पर बात बताऊं, देखें ये किस तरह आप मुल्क को 2 साल तो आपको हो गए हैं कि जब आपका पीडीएम का टोला आया, फिर उसके बाद आपने आइन तोड़ा, केयरटेकर सेटअप जो था वो भी इनका था, अभी भी 6 महीने हो गए। सूरत हाल क्या है? इस वक्त अवाम महंगाई से मर रहे हैं, अफरा तफरी है। बलूचिस्तान और केपी के अंदर सूरत हाल ये है कि वहां पर बाकायदा कत्लो गारत हो रही है, फौज और अवाम आमने सामने है। उसमें आप वो जमात जो 90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, आप अवाम से नहीं लड़ सकते, और आप कोई जंग भी अवाम के बगैर नहीं लड़ सकते। फौज भी उस वक्त कामयाब होगी जब अवाम आपके साथ होगी, कोई हुकूमत भी इस वक्त कामयाब आप जो एक कंसेंसस बनाने की बात कर रहे हैं, आप अवाम की बात कर रहे हैं, गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, अवाम को मुश्किलात का सामना है, बिजली के बिल हैं, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो गई। इन इश्यूज पे कब बैठ के बात करेंगे? अभी तो आप भी 1 पॉइंट एजेंडे पे हैं कि केसेस खत्म हो, हुकूमत भी आपके खिलाफ सारे मामला में लगी हुई है। अवाम के बारे में कब सोचेंगे जनाब? आदिल भाई अवाम के बारे में सोचना ही तहरीक इंसाफ ने है, क्योंकि अवाम खड़ी इमरान खान के पीछे है। तो अब आप हमें बताइए कि आपने हमें कहा जी आप आर्टिकल 6 लगा देंगे इमरान खान पर, उनको फांसी पे चढ़ा देंगे। साइफर वाला मुकदमा आपने ड्रामा देखा, उसमें हम इमरान खान को फांसी पे चढ़ा देंगे। इसी तरह आपने अभी ये अपने तोशा खाना वाला केस, एक मुकदमा 4 बच्चे जन्म दे रहा है। भाई हम तो चाहते हैं कि आपने अगर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, सियासी अफरा तफरी खत्म करनी है, सियासी इस्तेहकाम लेकर आना है, तो आपको कैदी नंबर 804 से बात करनी पड़ेगी। आप क्या कह रहे हैं कि हम आप पे पाबंदियां लगा देंगे? आपको बात करने के लिए आप तैयार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि आए बैठे बात करें, पार्लियामान में कह रहे हैं, लेकिन आपको संजीदा नहीं है, आप किसी और से बात करना चाह रहे हैं। आदिल भाई किस तरह माहौल होता है? एक तरफ आप फांसी के मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज कर रहे हैं, पार्टी बैन कर रहे हैं, हमारे ऊपर आप जमीन तंग कर दी आपने, हर हमारे सियासी वर्कर पर आज भी वही हालात हैं जो 9 मई के बाद के हैं। एक आदमी पे आपने 50 FIR दर्ज किए। आप रऊफ हसन पर कातिलाना हमला करते हैं। अभी क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया, आपने हमारे MNAs MPs के बच्चों को उठा लिया, उनके घरों पर रेड करने शुरू कर दिए। तो सो माहौल, हुकूमत बेशक ये जाली है, इनके पास कोई अवाम का मैंडेट नहीं है, लेकिन हुकूमत का रवैया तो देखे ना। और दूसरी बात, अब आप मुझे बताइए 17 सीटों वाले जो लोग जिनको मुसल्लत किया गया, उनके साथ हम क्या बात करें? उनके पास तो बेचारों के पास कोई इख्तियार ही नहीं है। जिनके पास ताकत है, जिनके पास इख्तियार है, वो एस्टेब्लिशमेंट है। और हम चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करना क्या चाहते हैं कि खुदारा हमने 76 ईयर्स हो गए हैं, हमने यहाँ पे आइन तोड़ लिया, कानून तोड़ लिया, मार्शल लगा लिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ गए। एक ही हल है, वो है आईने पाकिस्तान पर अमल करना। और आईने पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का रोल भी है, अदलिया का रोल भी है, और उसके अंदर पार्लियामेंट का रोल है। तमाम जब तक अपने अपने रोल पे वापस नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। जो मर्जी कर लें। और आप ठीक है, पार्लियामेंट ने किरदार अदा करना है, आप ये कह रहे हैं। वहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फोर्सेस मौजूद हैं, आप पार्लियामेंट ने किरदार अदा करना है। बलोच साहब, पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर दावत दे रहे हैं, आए बैठकर बात करते हैं, आगे चलते हैं, बहुत से मसाइल हैं, इनको हल करना है, अवाम का सोचें। और सडनली हम देख रहे हैं कि वज़ीर इत्तलात आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं। तो इतनी उजलत में इस फैसले की रीज़न क्या है? देखिए, ये फैसले उजलत में नहीं हुए, बल्कि अक्सर जब हम टॉक के स्टेज में, आपको पता है कि पिछले 1-1.5 साल से ये बात चलती आ रही थी 9 मई के वाक़यात के बाद, कि भाई आप लोग हुकूमत में हैं तो आप फिर इनके ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगाते? अगर ये दहशतगर्द पार्टी में दहशतगर्दों का टोला है। तो देखें, अभी बात कर रहे थे बड़ी आइन और कानून की मेरे भाई, लेकिन मैं इनको ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि किस कानून के तहत, जब आपने मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया और कब्रें खोदी थी, वो भी आइन के तहत था। जब आपने PTV पर हमला किया था, वो भी आइन और कानून के तहत था। जब सूरी के जरिए असम्बलियां तोड़वाई थी, वो भी कानून और आइन के तहत था। जब आपने ITS सिस्टम बंद करके पाकिस्तान में धांधली का बाजार गर्म किया था, और अब तो 14 में से 13 दिल्ली इलेक्शन हार जाते थे, वो भी कानून और आइन की बालादस्ती के लिए आपने ITS सिस्टम बंद करवा के और पाकिस्तान के चार के ऊपर मुसल्लत हुए। नून लीग वाहिद 2018 की वो जमात थी जिससे पंजाब असम्बली में अक्सरियत थी। ये आज भी अगर कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में और आइन तोड़ने में और कानून तोड़ने में मुलव्वस है,
फिर भी KPK की हुकूमत देके बैठे हैं। नून लीग की तो पंजाब में भी हुकूमत छीन ली गई थी। मुझे ये बताएं, ये उस वक्त, आज इनको बड़ा बुशरा बीबी का ख्याल आता है जब आप शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की बेटियों को जेलों में बंद करते थे, अदालतों में उनको बुलवाते थे, उस वक्त आप बड़ी बगने बजाते थे और तमस्कर उड़ाया करते थे। आज वो पिंकी पीरनी जो फरा गोगी के साथ हीरे और पता नहीं क्या चीजें मांगते हुए जो है वो सरेआम उसकी ऑडियो वीडियो है और वो पूरे पंजाब की और पाकिस्तान की करप्शन में बराह रास्त मुलव्वस है, तोशा खाना की गलत असेसमेंट करवाई उसमें मुलव्वस है। लेकिन टॉपिक क्योंकि आज ये है कि इनके ऊपर पाबंदी है। मुझे ये बताएं कि 9 मई के वाकयात के बाद क्या चीज जो है वो बाकी रह जाती है। जब पुलिस इनसे तामील करवाने जाती थी तो ऊपर जनाब ये जमान पाक में इनके ऊपर पेट्रोल बम फेंका करते थे। फिर जब इनके वो जो पार्टी के सरबराह थे साबका, वो जब हाई कोर्ट में पेशी के लिए गए तो वो क्या कह के गए थे, वो पूरी स्टेट को धमकियां लगा के गए थे और उसके बाद उन्होंने अंदर बैठकर उसी अदालतों के जरिए जाकर ये सारे प्रूफ दे, सजाएं दिलवाएं, मतलब अदालतों से अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए वहां पे जाएंगे। जी कब जाएंगे सर? आप देखिए आज अगर आप आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रहे हैं 2 साल 2.25 साल बाद, तो आपने बर वक्त ही सारे मामला करने थे ना। ये तो भी लग रहा है हुकूमत जो है बुखलाहट का शिकार है या उसके पास प्रेशर आ गया है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो ये जल्दबाजी में इस तरह के फैसले हो रहे हैं। नहीं, कोई जल्दबाजी में फैसले नहीं हो रहे और बिल्कुल हुकूमत सोच समझ के कर रही है और ये किसी एक मतलब है कि होस्ट की हैसियत से ये कहना कि हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, आपको इस तरह से राय देना, मैं तो नहीं समझता कि ये कोई सहाफती किताबों को पूरा करता है, ये बोला जाए आपका। और दूसरी बात ये कि ऐलानात पहले हो रहे हैं, ये तो ऐलानात पहले हो रहे हैं, वज़ीर इत्तलात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज डिप्टी वज़ीर आज़म उन्हीं चीजों से बैकफुट पे हो रहे हैं जो आपके साथ स्टेक होल्डर हैं हुकूमत में, उनको ऑन बोर्ड नहीं किया हुआ, तो इसको क्या, इसको क्या समझेंगे, बता दें। मेरी देखिए, कोई ऐसी बंदूक नहीं होती कि जिससे आप किसी को फायर लगा देते। बात यह है कि पाकिस्तान में जो 9 मई के वाकयात हैं, इससे बड़े क्या वाकयात होंगे 9 मई के वाकयात से? क्या MM आलम के जहाज़ों को आग लगाना, क्या शोधा के मुजस्समों को जला देना, और खास तौर पर ये तो वो फाशिस्ट पार्टी है जिसका कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि जब हेलीकॉप्टर केस में लोग शहीद हुए तो इन्होंने तो उसका अभी सोशल मीडिया के जरिए जो गालम गलूज की और जो गलीज ज़बान इस्तेमाल की वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। और खुद इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में TLP के ऊपर पाबंदी लगाई कि नहीं लगाई? ये जमहूरियत की कब अलंबरदार आपको नजर आते हैं? इन लंबरदारों से पूछे, ये तो पार्टी वो है जो कि बनाई गई है। वो ISI के जो चीफ थे साबका, वो 1 नहीं 2 3, या ये जो बात करते हैं ना कि हम उनसे एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, ठीक बात करते हैं। इनके माई बाप वही हैं, ये उन्हीं के जरिए पैदा हुए, उन्हीं के जरिए सियासत में आए, उन्हीं के जरिए इक़्तिदार में मुसल्लत हुए, आज भी ये उन्हीं से बात करना चाहते हैं। ये तो सियासी पार्टियों को कहते हैं ये तो चोर डाकू हैं, हम इनसे बात नहीं करना चाहते। जाहिर है पॉलिटिकल पार्टी से अगर बात करेंगे तो वो इनसे सियासी तरीके से बात करेंगे। ये अब NRO चाहते हैं और आपको पता चल जाएगा आने वाले वक्त में कि घबराहट का शिकार कौन है। घबराहट अब इन्हें महसूस होगी। चले अभी आप फैसलाबाद की बात कर रहे हैं, अदालती फैसले भी मौजूद हैं। अभी एक और भी धरना हम देख रहे हैं फैजाबाद में चल रहा है। मंदोखिल साहब, एक धरना वहाँ भी चल रहा है, अवामी सतह पर भी एहतजाज हो रहे हैं, आपको पता है जो मामला है। तो हुकूमत कहीं आपको प्रेशराइज नजर आ रही है जो इस तरह के फैसले ले रही है, जो गैर मकबूल फैसले हैं? क्योंकि अभी तक किसी सतह पर भी हुकूमत के इस फैसले को एडमायर नहीं किया गया। तमाम सियासी जमातें, तमाम आईनी और कानूनी माहिर जो हैं वो कंडेम हुकूमत की तरफ से गलत फैसला है। शायद फ्यूचर में जाके हुकूमत को ये रियलाइज हो। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हो कि हुकूमत का ये फैसला, मेरे ख्याल में आपने खुद ही बताया कि हुकूमत खुद जो ना वो अभी सस्पेंस में, अभी सोच विचार में, क्योंकि वजीर इत्तलात ने बयान दिया कि PTI पे पाबंदी होगी और आज डिप्टी वज़ीर आज़म ने कहा कि नहीं जी अभी सोच विचार है और अभी फैसला नहीं हुआ, एहतियातियों से मशवरा करेंगे। तो मेरा ख्याल में हुकूमत को भी अंदाजा हो गया। और मैं दोबारा ये कहूँगा, देखिए माजी में जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जो पाबंदी हुई है, खुद PTI ने TLP भी जो पाबंदी लगा ली है, तो क्या TLP खत्म हो गई है? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें बिल्कुल मेरे हिसाब से सियासी तौर पे नहीं है। और दूसरी मैं शौकत बसरत साहब से ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके वज़ीर आला ने आज बयान दिया कि बन्नूर के जो वाक़या है
और फौजी जवानों को उन्होंने शाबाशी दी है, सलाम की है। आप ये वाली बातें न करें कि खैबर पख्तूनख्वा में फौज और आवाम सामने आमने सामने। आप पंजाब से जो है ना वो कर ले, आप पुख्तनों को ज्यादा जो है ना ईंधन न बनाए, आप पुख्तनों को ज्यादा जो है ना वो इस तरह न करे कि आप उन्हीं को बलि चढ़ा दें और खुद आप सियासत करते रहे, समझे ना। तो ये बातें बिल्कुल जेब नहीं देती है कि आप इस तरह बयान दें कि फौज और आवाम आमने सामने। आप अपने तौर पे इनिशिएट करें अपनी जिले से, तो फिर मैं मान लूं कि आप और फौज आमने सामने है कि नहीं है। पुख्तनों को ज्यादा डाल बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पीटीआई को खुद अपनी रवैये गौर करने चाहिए, क्योंकि 9 मई के जो वाकयात है और खुद ये वकील है बेहतर जानता है, जहां असम्बली तोड़ी गई है कासिम सूरी साहब की और अदम इत्तेमाद की तहरीक रोकने के लिए, वहां उन 5 जजेस ने अपने जजमेंट भी ये लिखा है कि कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर ने जो है ना वो आइन शिकनी की है। मगर उसके बावजूद मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि आइन का आर्टिकल 6 लगना चाहिए या पीटीआई पाबंदी लगना चाहिए। लेकिन मैं ये भी साथ कहूंगा कि पीटीआई को भी अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए और सियासी और जमहूरी, और अब तो वो समझ भी रहे कि आवाम उनके साथ है, और जिनके साथ आवाम साथ है तो फिर उनको आसमान सर पे उठाने की जरूरत नहीं है। वो सियासी और जमहूरी जद्दोजहद कर रहे और अल्लाह जरूर कामयाबी देगा। हमने अपनी कायदीन को खोया, हमने कम बे की है, ऐसी क्या बात होगी गुर्दा लेके भागा है कि आपसे हुकूमत छीन ली और पूरा आसमान सर पे उठा लिया है। तो मैं समझ रहा हूँ उनको अपने रवैये पे भी ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन के हवाले से अमरीकी महकमा खारजा ने भी इस पर मैथ्यू मिलर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशवीश का इजहार किया है, जिस पर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो हैं रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने तबसरा किया। ये आपको सवाल पे पैनलिस्ट की राय लेते हैं। वहां से एक स्टेटमेंट आ जाए कि हमें तशवीश है कि किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाई जा रही है, अभी लगी नहीं। और क्या इससे पहले जमातों पे पाबंदी नहीं लगती रही? इससे पहले हमारी हुकूमतों को खत्म नहीं किया जाता रहा? इसकी हुकूमत को खत्म करना पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा अजाब बन जाएगा और इसके खैर खा और इसको प्लांट करने वाले, इसके सरपरस्ती करने वाले इतने सीखपा हो जाएंगे। आपने सुना जी, जावेद लतीफ़ साहब तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, साथ में कुछ सवालात भी उठा रहे हैं। बसर साहब वो कह रहे हैं पाकिस्तान में कोई पहली बार हुकूमत जो है वो ख़त्म नहीं हुई, इससे पहले भी होती रही, सियासी बातों पे भी पाबंदियाँ लगती रहीं, लेकिन अमेरिका की जानिब से कांग्रेस में करारदाद आना, फिर उसका यूएनओ में जो सारे मामला हुए और अब तशवीश का इज़हार, अमेरिका एक स्पेसिफिक जमात यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऐसी चीज़ें क्यों, इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं? अच्छा आदिल भाई, पहले तो मैं अभी आर्टिकल 6 की बात हो रही थी, तो इनकी आपको याद है कि 1.5 साल इनकी हुकूमत रही थी और तमाम जमातें इक़्तिदार में थी। उस वक्त इनको याद क्यों ना आया कि हमने आर्टिकल 6 लगाना है? और उस वक्त सूरी साहब की रूलिंग जो थी वो गैर आईनी गैर कानूनी थी। अच्छा, अब उसके बाद इसके बावजूद इन्होंने, चूंकि अब ये सियासी तौर पर ये शिकस्त अपनी तस्लीम कर चुके हैं, ये हार चुके हैं, इनके पास और भी रास्ता नहीं है कि हम तहरीक इंसाफ को बैन करेंगे तो हो सकता है हम लोग सियासी मकासद हासिल कर ले। दूसरी बात, आप इनसे ये पूछिए कि ठीक है बिस्मिल्लाह करें, हम तो इसके बावजूद कर रहे हैं, आपने बैन करना है, आपने आर्टिकल 6 लगाना है, लगाइए। तो ये आर्टिकल 6 पर यहाँ पे बात नहीं रुकेगी। इनसे ये पूछें कि आईनी तौर पर 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी था, उस वक्त क्यों नहीं करवाया गया? आइन टूटा, उसमें कौन कौन जिम्मेदार हैं? यहाँ पर जो तमाम इत्तेहादी जमातें, उसमें पीपल्स पार्टी थी, उसमें नून लीग थी, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, जो उसमें आएंगे सब पर आर्टिकल 6 लगेगा। और हमने तो वैसे भी कहा हुआ है जैसे इंशाल्लाह हमारी दिसंबर में हुकूमत आ जाएगी, क्योंकि ये इनकी 3-4 महीने हुकूमत और है, आप देखिए दिसंबर में आपकी हुकूमत आ जाएगी। ये किस बुनियाद पे दावा कर रहे हैं, क्या ऐसा होने जा रहा है जी? मैं बताता हूँ। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। देखें, इन अब चल चलाओ है, इनसे हुकूमत संभाली नहीं जा रही, क्योंकि इनके पास टोटल ये 17 लोगों के साथ कितनी देर हुकूमत कर लेंगे? अवाम इनके पीछे नहीं खड़े, सियासी अफरा तफरी है, लोग महंगाई और बेरोजगारी से मर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनका अभी, चूंकि जो काजी फाइजा साहब अक्टूबर तक है और हमारे जो ट्रिब्यूनल के केसेस है वो रुके हुए हैं, हमारे साथ अभी तक जो कुछ नाइंसाफी हुई है वो काजी फाइजा साहब ने, हम समझते हैं कि हमारा जो अदम इत्मीनान है उन पे कि हमारे केसेस ना सुने। इमरान खान साहब ने भी कहा हमारा बायस्ड है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, और जैसे ये जाएंगे, जो जजेस इंसाफ और कानून के साथ खड़े हैं, जिनके ऊपर ये इन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं और इनकी पुराना तरीका वारदात है कि ये सुप्रीम कोर्ट पर हमले भी करते हैं, जजेस पे भी हमले करते हैं, इसलिए ये मेरी आज प्रेडिक्शन याद रखिएगा कि जी का जाना ठहर गया, सुबह जाए शाम जाए। लेकिन इनको हम कहते हैं
कि आप भागे नहीं, इस दफा अवाम आपको भागने नहीं देगी। अगर आप अवाम के दरमियान ये जाने के बेचारे काबिल नहीं रहे, सूरत ये है कि अवाम तो इनको जेलों में देखना चाहते थे, कोई वजीर बन गया, कोई वजीर आजम बन गया, कोई सदर बन गया। और दूसरी बात, अभी इन्होंने कही फौज की, इमरान खान कहते हैं फौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा। वो कहते हैं कि मेरे से ज्यादा फौज की मुल्क को जरूरत है। मेरे भाई, हम ये समझते हैं कि फौज का काम जो है वो सरहदों की हिफाजत है। इसीलिए ये लोग बेचारे, चूंकि वो वोट को इज्जत देने का नारा लगाते लगाते आजकल वोट को इज्जत देके ये हुकूमत में है। इनको पता है अब हमारी हैसियत तो काउंसलर बनने की भी नहीं है। अवाम को पता चल गया कि कितने पानी में है, इसलिए ये साजिशें कर रहे हैं। कभी बैन करेंगे, कभी आर्टिकल 6 लगाएंगे। लेकिन जो सवालात उठा रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से हर बार आप ही के लिए क्यों आवाज उठाई जा रही है। यहाँ पहले भी पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मामला हुए, कभी इस तरह की कोई ना करारदाद आई, ना इस तरह से वहां की कोई स्टेटमेंट आती है। आदिल भाई, 1 साल से जो बुनियादी इंसानी हकूक का जनाजा निकाला गया है, जो इस वक्त पाकिस्तान में बदतरीन मार्शल है, ऐसे हालात तो मार्शल में भी नहीं होते थे। अच्छा, दूसरी बात, अमेरिका ने अभी पिछले दिनों पूरी कांग्रेस ने 98% ने, रिपब्लिकन ने भी, डेमोक्रेट ने भी क्या कहा? उन्होंने कहा जालसाजी वाला इलेक्शन हुआ है, इंसानी बुनियादी हकूक का जनाजा निकाला जा रहा है। फाफन को ले लें, पतन को ले लें, यूएनओ को ले लें, क्या वो दुनिया देख नहीं रही? आजकल तो ग्लोबल विलेज है, हर किसी को पता है कि ये लोग फॉर्म 47 की पैदावार हैं, तमाम रिपोर्ट्स हैं। इसलिए अमेरिका को हम ये समझते हैं, हमारा हमेशा से ये मानना है कि हमारे तमाम ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात होनी चाहिए, बराबरी की सतह पर होने चाहिए, लेकिन गुलामी किसी की नहीं होनी चाहिए। टू मोर का मुतालबा किसी का नहीं मानना चाहिए। और इसलिए आज आपको बड़ी क्लैरिटी से मैं बता रहा हूँ, मुझे तो इन पे बेचारों पे तरस भी आता है कि इनकी हालत अब ये हो गई है कि आप अंदाजा करें कि जिनको अवाम ने मुस्तरद किया, मेरे भाई, अब मैं बताऊं, मियां नवाज शरीफ सबसे बड़े स्टॉलवर्ट है ना इनके, आदिल भाई, आप ये बताएं, उनको बड़े सेरे बांध के लाया गया, मियां जदों आवेगा लाग पता जावेगा। मियां नवाज शरीफ इलेक्शन हार गया डॉक्टर यास्मीन राशिद से, मरियम बीबी हार गई। और आप कर क्या रहे हैं? अब आप ट्रिब्यूनल्स बना रहे हैं कि जी हम रिटायर्ड जजेस हैं वो लगाएंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रहे हैं? रिटायर्ड जजेस लगाएंगे। सिवाय इसके कि ये लोगों को चीजों को मैनेज कर रहे हैं, इनको पता है इस बात का। आज मैं वो स्टेटमेंट सुन रहा था राना सनाउल्लाह की, उसने कहा जी कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो स्टैब्लिशमेंट भी हम इनसे नहीं बचा सकेगी इमरान खान से। और दूसरी बात, आप देखिए, एक बड़ी अहम बात मैं आपको बताने लगा हूं। अभी बलोच साहब ने कहा कि बड़ी सोची समझी प्लानिंग के तहत हम इनको बैन करने जा रहे हैं और आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। आदिल भाई, आपको याद है कि मुनीफ फारूक जो आजकल ISPR के तर्जमान के तौर पे काम कर रहे हैं, अभी उनकी मैंने स्टेटमेंट सुनी है। उन्होंने कहा है कि स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे कि हमने इनको बैन भी करना है और इनको सीटें भी नहीं लेने देनी। और यानी कि सुप्रीम कोर्ट का 11 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब क्या कह रहे हैं कि ये सीटें तहरीक इंसाफ की हैं। अच्छा, हमारी सीटें, हमारी टू थर्ड मेजोरिटी पहले छीनी, फॉर्म 47 के जरिए शौकत बसरा, अब आपके सामने बैठा हूं, 40,000 वोटों से मैं जीता हूं, MNA हूं मैं अपने हल्के का। वहां से जो तीसरे नंबर पर जियाउल हक का बेटा है उसको नोटिफाई कर दिया गया। इसी तरह ये तमाम के तमाम लोग जो है, लेकिन वो आपकी क़यादत के साथ इलेक्शन से पहले थे, अगर आपको याद हो कि वो आपको साइड लाइन पे करवा दिया तो उन्होंने भी आपकी जमात में भी वो शामिल हो रहे थे, बल्कि इलाक कर रहे थे पूरा मामला। चले अली गौहर साहब, क्या लगता है आपको कि क्यों अमेरिका की जानिब से एक स्पेसिफिक जमात उसी के लिए बयानात आते हैं? आप मुझे क्यों निकाला, पूरी एक मूवमेंट चलती रही, केसेस भी हुए, कभी आपके लिए इस तरह की बात नहीं हुई? तो जिस तरह से कि कादर साहब ने कहा है कि इन्होंने कहा है कि देखो ना, मतलब ये इस किस्म के बयानात जिससे पाकिस्तान में आग लगती है, ये 9 मई के वाकयात के बाद ये भाग रही है। अभी प्रोग्राम में बसरा साहब कह रहे हैं कि KPK में फौज और अवाम आमने सामने, जरा इनके अल्फाज सुने और जरा बता दो भाई किधर आमने सामने है, हम भी जाकर देख लें। वो आपका वज़ीर आला तो रोज कोर कमांडर हाउस में बूट पॉलिश कर रहा होता है, आपका जो बानी था इधर धमकियां मीर जाफर और सादिक के नाम लेता था, प्रेसिडेंसी में बैठकर जो है वो अपनी जान दे रही हैं मुल्क में क़याम अमन के लिए। आज भी देखा 2 वाक़यात हुए हैं, 10 फौजी जवान जो शहीद हुए हैं, तो इस तरह की चीजें मतलब नामुनासिब है। वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस क़याम अमन के लिए अपनी किरदार अदा कर रही हैं। आपके प्रोग्राम की वसातत से जिस तरह से पाकिस्तान की अफवाज के बारे में आग उगलते हैं, शोधा के बारे में आग उगलते हैं, इनका कसूर नहीं है, इनकी ट्रेनिंग ये हुई है
कि इन्होंने इसी तरह के, ये तो अभी मतलब एक टॉक शो में बैठे हैं ना, आप अंदाजा करें जब ये बाहर खड़े होते होंगे तो फिर आपको अंदाजा होता होगा कोर कमांडर हाउस किस तरह से जला, फिर अंदाजा होता होगा कि शोधा के मुजस्मों को क्यों तोड़ा गया, फिर पता चलता होगा कि जो हेलीकॉप्टर के सानिया में जो कोर कमांडर और बाकी लोग जवान शहीद हुए थे इनके बारे में ये आग क्यों उगलते हैं। ये वो टोला है जो पाकिस्तान का दुश्मन टोला है, बदकिस्मती से पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर आरटीएस सिस्टम के जरिए मुसल्लत हो गए। सबसे पहले इन्होंने अपने खूनखार हाथों के जरिए पाकिस्तान की मईशत को निचोड़ा, पाकिस्तान में करप्शन के बाजार गर्म किए और अब पाकिस्तान के कानून और आइन की धज्जियां भी उड़ाई। ये पाकिस्तान की किसी आईनी तरीके से इलेक्शन में नहीं आना चाहते। आज वो तो बरमला कह रहे हैं हम तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे ताकि उधर से हमें फिर हमको ड्रामा चक्कर चलाएं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया अमेरिका वाला। देखिए ये बात करते थे अमेरिका की कि जनाब वो अमेरिका, हम कहते थे कि ये सब ड्रामा कर रहे हैं, इनको तो प्लांट करने वाला भी, इनके तो सारी जो शाखें वहीं से जाकर मिलती हैं और ये उन्हीं के प्लांटेड लोग हैं। क्योंकि सी पैक प्रोजेक्ट इन्होंने अपने दौर में अमेरिका के कहने के ऊपर या दीगर कुछ इस तरह के, जाहिर है हर ममालिक के अंदर ऐसी लॉबीज होती हैं जो पाकिस्तान के दीगर ममालिक के खिलाफ भी काम कर रही होती है। इन्होंने उन लॉबीज के कहने के ऊपर पाकिस्तान का सी पैक प्रोजेक्ट बंद किया और सी पैक का पैसा रेवड़ियों की तरह अपने दौर के अमन को बांटा। जब तक ये रहे इन्होंने वो बंद किया रखा। इन्होंने दहशत गर्दों को रिहा किया एज ए हुकूमत, और दहशत गर्दों को रिहा करने के बाद इन्होंने जो आप देख लें जितनी भी दहशत गर्दी, खासतौर पर क्योंकि अफगानिस्तान के जरिए और वो खेती के पहला सूबा आता है, आप देख लें कि कितनी शहादतें रोज हो रही हैं जिनके बारे में अभी ये प्रोग्राम में भी जाहिर होगा। जहां ये अदलिया के बारे में बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो जज इनके खिलाफ फैसला दे या इख्तलाफ करे, चाहे वो खातून जज भी हो तो इनका बानी उसको गालियां और धमकियां लगाता हुआ नजर आता है और जजेस की तस्वीरों को जूतियां मारते हैं ये लोग। ये इनकी क्रेडिबिलिटी है, ये इनका तरीकेकार है। आप अंदाजा करें और इनसे पूछ लें तो ये कहेंगे कि हमसे ईमानदार कोई नहीं, हमसे जनाब आइन को ये हो गया, कानून को वो हो गया। तो अगर ये कानून और आइन के मानने वाले हैं तो उनसे पूछे ना टीएलपी पर पाबंदी क्यों लगाई थी। वो उसको सियासी जमात नहीं ये समझते थे अपने दौर के अंदर, उसको तो भाग के लगा दी। बेचारे जवाब ले लेते हैं। उसके बाद जजेस के हवाले से किस सियासी जमात का क्या रवैया रहा है एक शॉर्ट ऑफ सुनवाएंगे, लेकिन पहले बस साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आप इस पे पाबंदी क्यों लगाई थी ये बता दें पहले। टीएलपी की पाबंदी इसलिए लगी थी कि आपको याद होगा कि जब वो फैजाबाद आए थे अभी, बल्कि लेकिन लगी नहीं, फैसला वापस ले लिया था, लगा नहीं पाए थे। मैं बताता हूँ ना, मैं पूरी बात बताता हूँ। अभी जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइजी हैं, याद है उन्होंने 100 मोटो लिया था और वहां कहा गया था कि इन लोगों ने दहशतगर्दी की है और बाकायदा जजमेंट मौजूद है चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की, जिसमें उन्होंने बाकायदा उस वक्त के DGISI, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो दूसरे जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा। उस वक्त हमारा मौक़िफ़ भी ये था कि हमें इन पे पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, जो लोग दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ ट्रायल होना चाहिए। अल्टीमेटली जब ये नहीं उसका ये मामला हुआ था टीएलपी एक यूरोपीय मुल्क के साथ जो ताल्लुकात को लेकर वहां पर जो मामला हुए थे, वो मुतालबा था कि सफीर को मुल्क बदर किया जाए, उसकी वजह से जो मुल्क में डिफरेंट जगहों पे एहतजाज हो रहा था, इसलिए ये पूरा मामला हुआ था। लेकिन भाईजान मैं एंड ऑफ द डे देखें कि जो कुछ भी उनके किरदार थे, यूरोपीय मुल्क वाला मसला था या जो कुछ फैजाबाद में कुछ उन्होंने कानून को हाथ में लिया, वहां पर जिला गिराव किया, इसके बावजूद हम उस बात करेंगे। लेकिन अच्छा मेरी बात सुन लेना, मैं बात मुकम्मल करता हूँ। आप ऐसे करें ना, 9 मई का तो फैसला कर दिया 8 फरवरी को अवाम ने। दूसरी बात, बेशक के जालसाजी के हुक्मरान है भाई, 1 साल से 9 मई हुआ है, आप हुक्मरान है, करें कार्रवाई, क्यों नहीं की आप लोगों ने। और दूसरी बात, 1 साल से डॉक्टर यास्मीन राशिद अंदर है, 1 साल से हमारे लोग बाकी अंदर हैं भाई, किसने उनके खिलाफ केस चलाना था। हमारी तो आज तक आप लोग चलान पेश नहीं कर सके, हमारी जमानतें तक नहीं हो रही। और दूसरी बात यार, जब ये करप्शन की बात करते हैं तो यकीन माने मुझे, मैं कहता हूँ क्यामत करीब है और क्यामत की ये निशानियां हैं, यानी कि शरीफ खानदान करप्शन पे भाषण देता है। और दूसरी बात भाई, अदलिया का एहतराम पाकिस्तान में, अगर अदलिया पे फिजिकली हमले किसी ने किए हैं वो मुस्लिम लीग नून है। दूसरी बात, फौज के हवाले से बात कर रहे थे, आप यकीन मानिए मुझे तो इन पे तरस आता है, इतना झूठ यार। मरियम बीबी ने क्या क्या नारे लगाए थे, शायद मैं टीवी लाइव चला नहीं सकेगा, और फिर उसको छोड़ दें। साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ यही मियां नवाज शरीफ थे, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के गुजरांवाला में कौन जलसे कर रहा था। इसलिए हमें, दूसरी बात,
अगर हम लोग गलत हैं तो आज पूरा पाकिस्तान ये आपकी तीसरी बात हो गई है। मंदो खेल साहब हमारे साथ उनकी तरफ भी जा रहे थे। दूसरी बात आपकी 3-4 बार हो गई है। मंदो खेल साहब ये बताइएगा कि ये जो अमेरिका के हवाले से बात कर रहे हैं, शिकवा कर रही है जनाब मुस्लिम लीग नून की सिर्फ एक स्पेसिफिक बात, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लिए क्यों बयान आते हैं वहां से? मंदो खेल साहब पानी पियावे तो ਤੁਹਾਨੂੰ मारना कौन? बसरा भाई को पानी पिलाए हर बात पे दूसरी बात कहते हैं। प्लांट का शिकार है भाई, आपने 15-20 बातें कर ली, दूसरी जी कादिर मंदो खेल साहब आप बताइएगा। इनको तो चुप कराओ भाई, मैंने सुना नहीं, ये जरा सवाल दोबारा कर ले। ये चुप हो गया जनाब। ये बता दें आप कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात का शिकवा है कि अमेरिका से, यूरोपीय यूनियन से या यूएनओ से एक स्पेसिफिक जमात यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लिए क्यों बयान आते हैं, क्यों उनके हवाले से कंडेम भी की जाती हैं चीज़ें। बाकी यहाँ पे आइन और कानून के हवाले से बहुत से मामला रहे, यहाँ पे वज़ीर आज़मों को सजाएं भी मिलती रहीं, बरतरफ भी किया जाता रहा, तो एक सियासी जमात के लिए वहाँ से बयान क्यों आते हैं? देखिए, ये एब्सोल्युटली नॉट वाला जो पॉलिसी थी उनकी, उन्होंने बाकायदा पीटीआई ने एक लॉबिंग फर्म हायर की है जो कि यहूदी का फर्म है, उनको करोड़ों रुपए दिए, तो पूरा पाकिस्तान को पता है। और फिर पाकिस्तान की तारीख में पहला करारदाद वहां से पास हुआ है अमेरिका में, जहां ये अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट के, और आज अमेरिकी तर्जुमान ने उसकी मजम्मत भी की। अभी तो हुकूमत सोच रही है, डिप्टी वज़ीर आज़म कह रहे हैं हम अभी फैसला नहीं किया है, वज़ीर इत्तलाफ कह रहे थे कि हम लगाएंगे, लेकिन अमेरिका का बयान आ गया। तो ये माजी भी जो अमेरिका पे ये इल्ज़ाम लगाते थे या अमेरिका के जो यार है गद्दार जो नारे लगाते थे, तो आज ये खुद अमेरिका के यार बन गए, समझ लेना। दूसरी बात, आपने टीएलपी का सवाल किया, उसने गोलमोल जवाब दिया है। जब टीएलपी पे उन्होंने पाबंदी लगाया, टीएलपी का मुतालबा ये था कि जो गुस्ताख रसूल का जो सफीर था और उसको पाकिस्तान को उसको निकाला जाए वगैरह वगैरह, ये इन्होंने पहले जो है ना वो पाबंदी लगा ली है। बाद में उन्होंने बाकायदा सरकारी तौर पे उनसे मुआहिदा किए, जिसमें एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल की भी दस्तखत थे और घुटने टेक दिए, और फिर कई लोग शहीद हो गए। इवन के मेरे हल्के में एक गरीब आदमी जो मजदूरी से वापसी पे आ रहा था और वो अंधी गोली का निशाना बन गया। तो ये सारी चीजें और लाशें आपको याद है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारे मुकाफात अमल है, जो पीटीआई ने जो बोला वो सारी चीजें उनके ऊपर वापस साबित हो रही है। और फिर ये बात कर रहे हैं कि हमने हमेशा अदलिया की वो की है, हमने अदलिया की इज्जत की है। जब अदम एतमाद की तहरीक का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो वो आपकी इज्जत हमने देख ली है। जो हम 5 जजेस साहिबान का, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस का, जो कार्टून आपके लोग सोशल मीडिया पे चला रहे थे, वो भी सबने देख लिया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजों का दोबारा मैं ये कहूंगा कि न मैं पाबंदी के हक में हूँ, न मैं आर्टिकल 6 के हक में हूँ, लेकिन मैं इसके हक में भी नहीं हूँ जो पीटीआई ने आसमान सर पे उठाया। और ये जो इनका बयान है फलाना है, ये फॉर्म 45 है। अभी मुल्तान का, इनके नजदीक शहर मुल्तान में, जहां यूसुफ रजा गिलानी जो ना वो सेनेट में चले गए, 180 वोट से जीता हुआ था, रिकाउंटिंग में 326 हो गए, और जब जमनी इंतखाबात हो गया तो 35,000 वोट से पीपल्स पार्टी जीता है। तो ये जरा बसरा साहब फॉर्म 45 दिखाते हैं उनके। और फिर ज्यादा दूर न जाए, अभी पिछले हफ्ते जहां बाजवड़ का इलेक्शन हुआ, वहां पीटीआई का और इमरान खान का, जहां ये कहते थे कि खंबा भी खड़ा करेंगे तो वो जीतेंगे, तो इनका जो खंबा है ना वो चौथे नंबर पे आ गया। तो वो दिखाया ना फॉर्म 45 क्या है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस पिछले इलेक्शन में जहां ये दावा कर रहा है कि मैं जीता हूँ, यकीनन डिक्टेटर के बेटे के मुकाबले भी ये जीता होगा, एक जमहूरी कारकुन है, लेकिन मेरे मुकाबले में जो मुखबर खास मुस्तफा कमाल को सीट पे बिठाया वो 7वें नंबर पे था। और कल भी हमारा हाई कोर्ट में केस लगाया, अभी वो करे फॉर्म 45 के साथ साथ जो बैलेट पेपर है उस पर स्टैंप लगे हुए हमारे हाथ में, मैं चीख के इलेक्शन कमीशन और अदालतों में घूम रहा हूं कि खुदारा इनकी आप फॉरेंसिक करा दे। अगर ये झूठा साबित हो जाए तो मेरे खिलाफ एफआईआर कर दे, और अगर ये सच्चा है तो ये कौन सा इलेक्शन है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में पिक एंड चूज हुआ, जहां मियां लतीफ साहब भी करे, वो अपना ख्वाजा साद रफीक साहब भी कहता है, वहां बिलावल साहब के मुकाबले में अता तारड़ भी जीता है, ये भी क़यामत की निशानी है, वहां जैसे मेरे साथ हुआ। और इस तरह पिशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पीटीएम के अली वजीर को हराया गया, पीटीआई का कैंडिडेट जीता। आप सोचो, खुद अली वजीर के बारे में, मतलब 2024 का जो इलेक्शन है उसके रिजल्ट पे आपको भी तहफ्फुज़ात हैं, आप भी उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं समझते? पिक एंड चूज हुआ है।
दोबारा प्लीज। 2024 का जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर नहीं है, मतलब आपको भी उस पर तहफुजात हैं? नहीं है, पिक एंड चूज हुआ है। मैं कहता हूं इलेक्शन कमीशन का सारे सबूत के साथ आज चौथा 5वां महीना है, न वो मेरे एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहा है न एक्सेप्ट कर रहा है। मैं तो चीफ जस्टिस के बोला, मैंने हाई कोर्ट भी बोला। मैं दोबारा ये कहता हूं, ये शौकत बसरा साहब उस इलाके से वाकिफ नहीं है, मैं तो वाकिफ हूं। जहां अभी शहीद गिलामन को शहीद किया गया, वहां लाखों के तादाद में वहां पे नमाज जनाजा हुआ। ये वहां अली वजीर को हरा सकता है पीटीआई को सीट दे दी गई है। इसी तरह पिशावर में सीटें उनको दी दे गए, इसी तरह लकी मरद पे इनको सीटें दे दी। ये तो पिक एंड चूज हुआ है 2024 के इलेक्शन है। मैं नहीं मानता हूं कि वो फेयर इलेक्शन था। चले आपके भी मुताबिक कि उसका ऑडिट होना चाहिए, लेकिन अदालतों के हवाले से सियासी जमातों के क्या तहफुजात रहे हैं? अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर दफ़ा अदालतों के हवाले से और जो फ्यूचर में कोर्ट्स का शक्ल बनने जा रही है उस हवाले से क्या तहफुज़ हैं, ये ज़रा सुनिए। अक्टूबर नवंबर का इंतजार करें, उसके बाद ये पार्लियामेंट से जो 8 फरवरी वाला इलेक्शन है उसको भी अटैक करें। ये एक एजेंडा है जो फॉलो किया जा रहा है। जनाब बलोच साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों अपने आप को अदलिया से गैर महफूज महसूस कर रही है? देखिए, गैर महफूज वाली बात नहीं है, लेकिन जाहिर है कि जिस तरह से मैंने आपको पहले बेशुमार हवाले दिए हैं, मुझे ये बताएं कि हमजा शबाब वाला जो केस था जिसमें कि ये कहा गया था कि जिन लोगों ने वोट कास्ट ही नहीं किया, खिलाफ कास्ट ही नहीं किया, उनको डिफीट कर दिया गया, उन्होंने वोट डाला ही नहीं है। और उस वक्त भी आइन को दोबारा लिखा गया, आइन की दोबारा तशरीह की गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में क्या हुआ, आइन की दोबारा तशरीह की गई। मुझे ये बताएं कि ये जितने भी अदालतों के जरिए कई मतलब एक बड़ी तवील फहरिस्त है। मुशर्रफ वाले केस का मैंने आपको हवाला दिया है कि वो आइन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, मतलब इससे बड़ा और आपको क्या सबूत मिलेगा? तो ये कोई नई बात नहीं है। मतलब है कि जाहिर है कि 9 मई के वाकयात है और उनके ऊपर स्टे ऑर्डर दिया है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहां पर फौजी अदालतें और दहशतगर्दी के केस में उसमें ट्रायल होते हैं। अब मुझे बताएं, और दहशतगर्दी की डेफिनेशन क्या है? पीपल्स पार्टी नून लीग कहीं एक पत्थर भी किसी इमारत की तरफ फेंक दे तो आप उनको स्पेयर करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आप कहेंगे इससे तो बड़ी दहशतगर्दी कोई नहीं। इन्होंने जला दिए, इन्होंने पहले तकारीर की, इन्होंने लोगों को अक्साया, इन्होंने प्लानिंग की, हत्ता कि जो पुलिस इनके वारंट बेचारे लेकर जाते थे वो तो तमील करवाने उसके ऊपर पेट्रोल बम फेंकते थे उसके अंदर से। जब बानी पीटीआई को पकड़ा तो वो आज भी जेलों के अंदर मौजूद है। कितने अफगानी बाशिंदे थे जो उनके घर के अंदर से पकड़े गए थे। तो ये मतलब है, ये चीजें कोई ढकी छुपी हुई नहीं है। आइन को एक दफा नहीं, आइन को कई दफा जो है वो मतलब है कि दोबारा नजरिया जरूरत के तहत तहरीर किया गया। यही वजह है कि जो आज भी फैसले आ रहे हैं उनके ऊपर जो हमारी रियासत है उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि रियासत को कमजोर करने के लिए और इनकी सहूलतकारी करने के लिए वो फैसले आ रहे हैं जो कि बड़े क्लियर केस हैं, जो कि बड़े मतलब है कि जिसमें कोई दूसरी राय नहीं। मुझे ये बताएं कि सुन्नी तहरीक जो 15 दिन, ये आइन दोबारा नहीं है तो क्या है? आइन में लिखा हुआ है कि 3 दिन, और 3 दिन भी वो जो गुजर चुके हैं, अब दोबारा दिए 15 दिन का टाइम दिए। 8 मॉनिटरिंग जज, पनामा का केस था, 1 मॉनिटरिंग जज बिठाया गया था, इधर 8 मॉनिटरिंग जजेस का तयन किया गया। तो फिर खुदारा इस मुल्क को जब हमने नजरिया जरूरत के तहत, जब हमने पंचायती और पॉपुलैरिटी और जज्बाती और अवामी फैसले करने हैं, फिर इसका मतलब अवाम से पॉपुलर फैसले करने हैं, तो फिर इंसाफ पे मबनी तो नहीं है। एक तरफ अगर आप मजमा खड़ा करके नारे लगा के जुलूस निकाल के फिर आप फैसले करवा रहे हैं, और पॉपुलैरिटी का तो फिर आपको लेकिन ये भी तो है ना, फैसला अपने हक में आ जाए तो जजेस भी ठीक हैं, फैसला भी ठीक है। अगर अपने मुखालिफ के हक में आ जाए तो जजेस भी खराब हो गए और वहाँ पे फैसला भी खराब हो गया। मेरा जज, तेरा जज, मेरा साफ़ी, तेरा साफ़ी, ये मामला तो हमारे चल रहे हैं। बस साहब, आपने सुना ख्वाजा आसिफ क्या फरमा रहे हैं कि अक्टूबर के महीने का इंतजार हो रहा है, उसके बाद जुडिशरी में जो तब्दीली आएगी उसका आप फ़ायदा उठाने का इंतजार कर रहे हैं? अक्टूबर नवंबर बड़ा जालिम है। मैंने तो आपको पहले ही कहा है कि अब इनकी यहाँ से आप परेशानी का अंदाजा लगा लें कि खुद बोल रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में ये 8 फरवरी का केस टेकअप करेंगे। तो भाई आप मेहरबानी करें, हमने तो 8 फरवरी की दरखास्त चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को दी हुई है कि उस पर फुल कोर्ट बना दें, वो नहीं बनी। आप ऐसे करें कि आप फॉर्म 47 वाले वजीर आजम को कहें कि वो उसके पास इख्तियार है वो बना दें।
आप अपनी फार्म 47 वाली वजीर आला मरियम सफदर को कहें, जो टिकटॉकर हैं, उनको कहें कि वो बना दें, उनके पास इख्तियार है, ये नहीं बनाएंगे। अच्छा, अब आपको ये अंदाजा करें, अच्छा बात तो सुन ले, बात करें बस भाई, अगर बात तो सब्र तो करें, मुझे पता है आपको, अब यकीन माने मेरे ना काबिल बसरा साहब मुझे एक बात तो बताएं, काउंसलर नहीं बन सकते, जरदारी काउंसलर नहीं बन सकते। जब आप भंगड़े डाला करते थे, जो लोग काउंसलर नहीं बन सकते, अब वो बात क्या कर रहे हैं, मुझे तो ये परेशानी है कि बसरा साहब, वो मुझे तो आपके पीपल्स पार्टी के जलसों में भंगड़े आज भी याद आ रहे हैं। अच्छा बात तो सुने, आप पार्टियों को बदल देते, पॉपुलैरिटी के साथ आप भी बदल जाते हैं यार, बड़ी अफसोस। सबसे बड़ा लीडर इनका, सबसे बड़ा लीडर मियां नवाज शरीफ है ना, वो तोते उड़ा अंडे है, कबूतर उड़ा अंडे है, तंदूरा से विजिट कर रहे हैं, मुझे तरस आता उस बेचारे पे, उसको लाया गया था वजीर आज़म बनाने के लिए। आपको तो पूरे पाकिस्तान में कभी आपको किसी पे तरस आता है, कभी किसी पे तरस आता है। बात तो सुने, बड़ा तरस आता है आपको। वैसे बसरा साहब से पूछे ना कि जरदारी साहब के जलसों में भंगड़े डालते रहे कि नहीं डालते रहे। देखिए आदिल भाई, मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया, आप ये कहते हैं कि इमरान खान के जलसे में इनको पता है कि अब इनकी मैं अब इनकी हकीकत बताने लगा हूँ, इन बेचारों से बर्दाश्त नहीं होगा। ये अब यकीन माने अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं है। और आज देखें ना भाई, आप सियासी मुकाबला नहीं कर पा रहे, फ्रस्ट्रेशन देखें, घबराहट देखें, आपने पाबंदी लगाने का प्लान बना लिया यार। आप केपीके से इलेक्शन हार रहे और आप हमारे हलकों की बातें करते हैं। मैं उसका जवाब दे देता हूँ, बड़ी अफसोसनाक बात है। एएनपी पे इलेक्शन हुआ, एएनपी ने वहां से मतलब जीती है, तो क्या कहेंगे, सही हुआ? फिर इलेक्शन था, ज़िमनी इलेक्शन क्या हुआ? आज तो बड़े पॉपुलर थे आपके, चौथे नंबर पर आए, आपने सही पूछा। जवाब ले लेना, बस उसका जवाब नहीं देंगे ये। अच्छा, बलोच साहब को ठंडा पानी पिलाएं, मैं जरा जवाब देता हूँ। चले आप। अच्छा, बात यह है कि अभी मंदोखेल साहब ने कहा कि अच्छा सब्र तो करें। अच्छा, ये पूछें कि 7वें नंबर पे अभी मंदोखेल ने कहा कि मेरे मुकाबले का था मुस्तफा कमाल, मेरी बात को उन्होंने भी इंडोर्स कर दिया कि ये फार्म 47 की हुकूमत है, आगे चले। केपी में ये हुआ है, हमारा जो आजाद उम्मीदवार जो हमसे टिकट मांग रहा था, हमने उसको नहीं दिया, और वो जो था वो जीत गया और वो दूसरे नंबर पर आया, तो एएनपी पहले नंबर पे चली गई। हम दोनों ने एक दूसरे के वोट को डिवाइड किया। अच्छा, एक काम करें बलोच साहब, एक काम करें ना, बड़ी साइंस बताइए, डिवाइड क्या? आप तो कहते हैं आपकी पॉपुलैरिटी बड़ी है, 80% लोग आप कहते हैं आपके साथ हैं, तो फिर ये तो आप लोगों का दावा है ना बसर साहब कि ये वोट जो है वो पीटीआई और बानी पीटीआई का है, वो जिसको देंगे टिकट वो जीत जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड क्यों हुआ वोट? मैं अर्ज करता हूँ, देखें ये भाई आप धांधली के जरिए। अच्छा बसरा साहब, मुझे एक बात बताओ, मुकम्मल करके जवाब लेते, फिर आपकी तरफ आ रहे हैं। जी बसर साहब। अच्छा, अली बलोच साहब का चोर सोच कड्डो जरा, इन्होंने हौसला नहीं आना। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, आप इनकी परेशानी, सवाल मेरे से कर रहे हैं, इनका बस नहीं चल रहा कि टीवी से निकल पे मेरे पे हमला कर दे। बात तो सुनो मेरे भाई, आप मेरे साथ माथे पे, लेकिन भंगड़े आप एक पार्टी के आगे डाले ना, कभी जरदारी साहब के आगे डालते हैं, कभी। अच्छा, मुकम्मल कर देते जी, बलोच साहब मुकम्मल कर देते जी, बसर साहब बात नहीं करने दे। बलोच साहब, तुसी अपने लीडर का ख्याल करो ने फिर भज जाना जी। 1500 बातें करके आप फिर कह रहे हैं, बात तो करने दे, आप तो बहुत घबरा गए। अच्छा, मुझे बात तो करने दें यार। अच्छा, मैं आपको ये अर्ज कर रहा था, आप इन्हें कहें अभी ईवीएम पे इलेक्शन हुआ है इंडिया के अंदर, आप एक काम करें, पूरी दुनिया से आ रहा है कि ये फ्रॉड इलेक्शन था, जुर्रू इलेक्शन था, इसीलिए आप रिटायर्ड कभी जजेस लगाते हैं, कभी जजेस पे हमला करते हैं। दारक जहांगीरी साहब के साथ उनका डिग्री जाली है, अभी लाहौर हाईकोर्ट ने जजेस लगाए, इन्होंने जाके फिर दोबारा स्टे ले लिया काजी फाइजा साहब से। इन्हें कहें हमारा चैलेंज है, ईवीएम पे इलेक्शन करवाएं, अगर इनकी जमानतें जब्त ना हो जाएं, वो जो कहते थे मियां हमारा बड़ा लीडर है, इन्हें चैलेंज है हमारा, ईवीएम पे इलेक्शन करवाएं, वो होना ही होना है, वो 6 महीने बाद हो जाए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के बाद आप देखेंगे ये बेचारे कोई टिकटें बुक करवा रहा होगा, मियां साहब पतली गली से लंदन जा रहे होंगे, मियां शहबाज भी भाग रहा होगा, क्योंकि इन्होंने अवाम में तो रहना नहीं है। चले ये ख्वाजा आसिफ साहब भी अक्टूबर नवंबर की बात कर रहे हैं, मंदोखेल साहब ये पीटीआई भी बात करी अक्टूबर नवंबर की, ख्वाजा आसिफ भी अब बात करें अक्टूबर नवंबर की, तो क्या अक्टूबर नवंबर में मतलब आपको लग रहा है कि जुडिशरी में तब्दीली आएगी तो उसका रिलीफ मिलेगा या कोई फायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, अभी तो बसरा साहब ने साबित कर दिया है कि अक्टूबर नवंबर में जो है ना ये लोग भागेंगे। मतलब ये कि जो इनका फेवरेट जज है वो चीफ जस्टिस बनेगा तो जाके होगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पूरे जुडिशरी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिए, यानी 5 जजेस जो पीटीआई के खिलाफ फैसला दिए उसको हुकूमत का तस्वर करेंगे इनके लोग,
और जो 8 जो पीटीआई के हक में फैसला दिए उनको, अब अगर 8 जजेस के पास हुकूमत का फैसला कोई केस जाएगा तो उनको किस नजर से देखा जाएंगे, और 5 के पास अगर पीटीआई का मुकदमा जाएगा तो उसको किस। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीटीआई ने अफवाज पाकिस्तान के अंदर, पीटीआई ने पुलिस के अंदर, पीटीआई ने बाप बेटे के अंदर, पीटीआई ने माँ बेटी के बीच में, पीटीआई ने दोस्त के बीच में, अब पीटीआई ने अदालत के जजों के बीच में जो दराड़ा पैदा की है ये सदियों में पूरा नहीं हो सकती। जो नफरतें उन्होंने पैदा की है ये सदियों में ये रिकवर नहीं हो सकते हैं। अब फिर एक मर्तबा जो सीनियर प्यूनी जज है मंसूर अली शाह साहब, जो कि अक्टूबर में वो चीफ जस्टिस बनने वाला है, उनको अभी से मुतनाजा कर रहा है, अभी से। मेरे नजर से वो एक जज है, सीनियर जज है, और अदालत में एक रिवाज रहा है कि जो मोस्ट सीनियर जज है उनको चीफ जस्टिस बना जाएगा, लेकिन ये रिवाज भी अब खत्म कर दिया गया। ये रिवाज लाहौर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो तीसरे नंबर पे खातून चीफ जस्टिस बना है, तो मेरे हिसाब से ये रिवाज भी अब खत्म कर दिया गया। तो मुझे ये डर है कहीं ऐसा ना हो कि अक्टूबर में मंसूर अली शाह साहब की बजाय चौथे 5वें नंबर का जज जो ना वो चीफ जस्टिस बन जाए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का मिसाल अभी पिछले हफ्ते आवाम के सामने आ चुका है। दूसरा ये कि जो 19 तारीख को जुडिशल कमीशन का इजलास है, रिटायर्ड जजेस को जो ये हेडॉक जज बना रहे हैं, जिसमें एक मुशीर आलम साहब था और अच्छा उसने इनकार कर दिए क्योंकि 16,000 जो सेक्ट एम्प्लॉय है उनके सर तो उसने कलम कर दिए अपनी जजमेंट पे, और आखिरी दिन था उस आदमी का, और उसने 16,000 खानदानों के चूल्हे बिजा दिए। उसके बाद जाके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसको बहाल कर दिए, जहां कि फिर हमारी कमेटी ने उसको 4 लाख लोगों को जो रिलीफ देना था। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हेडॉक जजेस के बजाय हाई कोर्ट से मजीद जजेस क्यों नहीं ले रहे चीफ जस्टिस साहब? ये पाकिस्तान में नया रिटायर्ड जजेस का रिवाज क्यों डाल रहे हैं? मैं ये ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आने वाले जो चीफ जस्टिस है अभी से उनको जो है मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। आप तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाज़रीन, आज रिपोर्ट जारी की गई है, बताया गया आइंदा 3 से 5 साल पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। इकॉनमी के हवाले से पाकिस्तान को बहुत से अहदाफ अभी पूरा करना है, लेकिन उसके लिए आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने लेके आनी है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या सूरत हाल है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।